आज हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब उज्ज्वल निकम साहब और उन्होंने 1990 के सीरियल ब्लास्ट केस जो उन्होंने किया था उसके बाद से बड़े बड़े केस यानी अजमल कसाब, अबू सालिम, कुछ पुलिस वालों को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं जिन्होंने एक मर्डर कर दिया और मर्डर करके उसकी बॉडी को उन्होंने जला दिया सांगली में। छोटा चेन स्नैचिंग रॉबरी वाले को जी और उसमें से 2 लड़कियों को उल्टा लगाना जी और नीचे बाल्टी रखना, बाल्टी में पानी रखना और उसके चेहरे पे बुरखा डाल दिया था और उसके ऊपर खींच कर उसको मुंह ऐसा पानी में डाल दिया। वाटर बोर्डिंग जो 3rd डिग्री टॉर्चर। जी फिर वो दूरी टूट गई, जी नीचे गिर गया, जी फिर उसके गले पर पैर रख दिया। आई हर्ड कि 93 ब्लास्ट में भी पुलिस कमिश्नर अमरजीत सिंह सामरा ने आपको बुलाया था। So this was the biggest terrorist act in the world at that time. यस और आपके लिए अचीवमेंट ये होगा कि आपने 100 लोगों का कन्विक्शन। जी। आपको लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये अपने आप में? साजिश के मुताबिक वो पाकिस्तान में गए थे इस्लामाबाद, जी। इस तरह से टाइम पेंसिल डिटोनेंट यूज करना, किस प्रकार से बॉम्ब लगाना। दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन हैड प्रिसाइडेड ओवर दैट मीटिंग और यही पाकिस्तान का 93 बॉम्ब ब्लास्ट में भी सहभाग था। अनफॉर्चुनेट हमने पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं लिया और तुरंत 26/11 को बम्बई का अटैक आ गया कसाब हाँ। का। तो आपको प्लान था कि पाकिस्तान अपना दामन बचा के निकल न जाए। अंग्रेजी में कहावत है, सेट अ थीफ टू कैच ए थीफ। अच्छा, मैंने यूएस से डेविड हेडली की गवाही ली। तो इन्हें जो 93 में आप नहीं कर पाए पाकिस्तान के खिलाफ में, आपने 26/11 में कर लिया आपने। मतलब ये मौका अच्छा है ठोकने का और हमने ठोक दिया। दोस्तों बहुत बहुत आपका स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट पे एजेड फाइल्स पे। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब उज्ज्वल निकम साहब, उनका बहुत बहुत स्वागत है, खुश आमदीद। यू विल बी अवेयर कि निकम साहब को कोई तारुफ की ज़रूरत नहीं है। ये 1993 से जब बॉम्बे आए थे जलगांव से और उन्होंने 1990 के सीरियल ब्लास्ट केस जो उन्होंने किया था उसके बाद से बड़े बड़े केस यानी अजमल कसाब, अबू सालिम, गेटवे ब्लास्ट और ऐसे सारे केस, प्रमोद महाजन का मर्डर केस, गुलशन कुमार केस। सो ही हैज बीन लाइक एसोसिएटेड ऑल द हाई प्रोफाइल केसेस जिसमें उन्होंने बेहतरीन अपना जो है कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। तो आज निकम साहब मौजूद हैं यहाँ पे, हम इनसे बात करेंगे और आप देखिए कितनी एडवेंचरस, कितनी थ्रिलिंग और कितनी फैंटास्टिक जर्नी है उनकी। साहब नमस्कार सर। नमस्ते। बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो सर मैं जानना चाह रहा था कि अभी जो आप केस कर रहे हैं जिसमें सुना है कि कुछ पुलिस वालों को आप प्रोसिक्यूट कर रहे हैं जिन्होंने एक मर्डर कर दिया और मर्डर करके उसकी बॉडी को उन्होंने जला दिया सांगली में। तो कुछ उस केस के बारे में बताइए, क्या हुआ इस केस में? देखिए, सांगली में जी एक पुलिस सब इंस्पेक्टर था जी और वो बहुत फेमस था उसमें और इसलिए फेमस था कि वो डिटेक्शन बहुत करता था, जी। क्राइम डिटेक्शन। अच्छा अभी देखिए, जो हमें मुंबई में भी देखा है हमने कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नाम से कुछ लोग जाने जाते थे, फिर आखिर एनकाउंटर के नाम पे क्या क्या होता था, ऑफ कोर्स तो ऐसा मीडिया कहते हैं, मुझे आई नो यस यस। तो इस प्रकार इसका नाम बहुत चर्चे में था सांगली में, डिटेक्शन ऑफ क्राइम। एक छोटा गुनाह करने वाले, छोटा चेन स्नैचिंग रॉबरी वाले को, जी उसमें 2 लड़के फंस गए थे जी और उसमें से 2 लड़कियों को इस तरह से पिटाई उसने की, एक लड़के को, कि जैसे आपने हिंदी पिक्चर में देखा होगा जी कि उल्टा लगाना जी और नीचे बाल्टी रखना, बाल्टी में पानी रखना और उसके चेहरे पे बुरखा डाल दिया था और उसके ऊपर खींचते थे, उसको मुंह ऐसा पानी में डालते थे, जी सफोकेशन से तड़पड़ता था जी। पर ऊपर खींचते थे। वाटर बोर्डिंग यस, जो 3rd डिग्री टॉर्चर। जी 3rd डिग्री टॉर्चर। जी ये टॉर्चर करते करते फिर वो दूरी टूट गई, जी नीचे गिर गया, जी फिर उसके गले पर पैर रख दिया जी। और फिर उसको तो वहां मर गया। चेन स्नैचर थे छोटे से। छोटे से छोटे गुने के लिए तो मरने के बाद उसकी डेड बॉडी उन्होंने अंबोली घाट, अंबोली यहाँ जी 250 किलोमीटर सांगली से, वहां उन्होंने जला दी अच्छा और उसमें शामिल थे 5 पुलिसकर्मी अच्छा सांगली के। सांगली के, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर था जी। और बाकी के 5 लोग थे। उन्होंने जला दी वहां से और फिर पुलिस तहकीकात शुरू हो गई कि कैसे गए, क्या गए। जी। उसने एक स्टोरी
ये करी थी, स्टोरी उसकी थी कि वो पुलिस स्टेशन से दोनों लड़के भाग गए जी। और एक तो मिला नहीं, लेकिन एक को पकड़ के लेके आए। जो पकड़ के लेके आए थे वो बाद में एक पुलिस का गवाहदार हो गया और एक पुलिसकर्मी ने कहाँ डेड बॉडी डाली है, उस सावंतवाड़ी के नजदीक अंबोली फॉरेस्ट में, माउंटेनगढ़ इसमें इसको कह दे, इसमें जला रहे। फिर पुलिस ने कुछ बर्न स्कल जी। ऐश ये जमा की जी। और उसके आधार पे पुलिस अराइव एट कंक्लूजन ये डेड बॉडी उस लड़के की है जिसको मारा था 3rd डिग्री फॉरेंसिक्स के अंदर फॉरेंसिक लैबोरेटरी। जी। इसके बारे में मैं आर्गुमेंट कर रहा था, सीआईडी ने इन्वेस्टिगेट किया। 3 दिन मैंने लगातार 3-3 घंटे कंटिन्यूसली आर्गुमेंट किया और 2 दिन बाकी है। अच्छा। तो ये चल रहा है, अभी देखते हैं क्या होता है, कोर्ट को क्या पसंद आता है So फैसला। there's enough evidence against those police officers. Yes, 5 police officers. I'm prosecuting. अच्छा। Normally, I never appear against the police people. जी हाँ। क्योंकि अभी तक मेरी शुरुआत ही मैंने हमेशा जी। जो क्राइम करते क्रिमिनल के खिलाफ, जी। लेकिन उस वक्त ये जो गुनाह जब डिस्कवर हुआ जी। तो सांगली का माहौल जरा बिगड़ गया था। जी। लोगों की मांग थी मेरे नाम के लिए, अच्छा। तो चीफ मिनिस्टर ने मुझे अपॉइंट किया उस केस में और फाइनल अभी देखते हैं क्या होता है। तो हमेशा से आप जो है डिमांड में रहे हैं, लोग आपको ऑन डिमांड बुलाते हैं। हाँ। आई हर्ड कि 93 ब्लास्ट में भी पुलिस कमिश्नर अमरजीत सिंह सामरा ने आपको बुलाया था। वो केस डिटेल बताएं, क्या हुआ? बहुत यंग थे और बॉम्बे के थे भी नहीं आप, तो क्या हुआ था? मुंबई तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। जी। क्या एज थी आपकी उस वक्त? उस वक्त मेरी 36-35 एज थी। जी। तो जलगांव से कैसे बुलाया गया आपको? क्या क्या किया? हाँ, जलगांव का एसपी मुझे मिलने आए जी। और कहा कि बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट केस के लिए आपको मुंबई में बुलाया है। जी। तो बड़ा ताज्जुब होगा। जी। मैंने माँ को बताया, जी। माँ ने कहा कहाँ जा रहा है? मुंबई, जी। बॉम्ब ब्लास्ट हुए। और 12 मार्च का तो बहुत स्थिति थी उस वक्त, क्योंकि पिताजी उस वक्त नहीं थे, पिताजी गुजर गए थे। लेकिन मेरी माँ वैसी ये स्वतंत्र प्रिय सेनानी भी थी अच्छा। और उसमें उस टाइम में पत्री सरकार जो जी। पश्चिम महाराष्ट्र में था, उसमें काम सा भाग लिया था जब बच्ची थी मेरी माँ। जी। जी। तो माँ हमेशा स्टोरी बड़े बड़े स्वतंत्र वीर की सुनाती थी कि ब्रिटिश ने कैसे क्या क्या किया। तो मैंने माँ को कहा हाँ मैं जाके देख के तो आता हूँ, अभी बम्बई पुलिस बुला रही तो देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। तो उस वजह से मैं बम्बई आया। तो बम्बई के उस जमाने में यहाँ की पुलिस इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच बहुत बड़ी मजबूत थी जी। और उनका एक अलग ऑरा था। 33 years ago। हाँ। बट उनको बॉम्बे में कोई प्रोसिक्यूटर नहीं मिला जो उनको जलगांव से बुलाना पड़ा? मेरा खाली सवाल ये इसके बारे में देखिए, इसके बारे में मुझे तो जानकारी नहीं है, नहीं मिला, ऐसा मिलते तो होंगे, लेकिन उनका बड़प्पन है कि उन्होंने ऐसा इस प्रकार से मुझे जी। ऑनर करना। जी। लेकिन उनको बाहर वाला चाहिए था। अच्छा। ये जो मैं समझ गया बात, जी। एमएन सिंह साहब थे उस टाइम में, जॉइंट कमिश्नर क्राइम। जॉइंट कमिश्नर ऑफ क्राइम्स, जी। और उनसे तो मेरा ज्यादा रिएक्शन जी। जी। डिस्कशन होता था और मैंने कई बातें उनको कही कि किस लाइन से तुमने इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उनको अच्छा लगा जी। और उन्होंने कहा। जी। तो उस वक्त तो मैं होटल में रहता था जी। और एवरी सैटरडे संडे वापस जलगांव चला जाता था। अच्छा। ऐसा मैंने लगातार 2013 पर किया। अच्छा। 2013 13 मतलब आप 93 से 2013 अच्छा अप डाउन करता था मैं। कितनी बार किया आपने? ऐसे कई बार, तो कई बार यानी सैटरडे मुझे फ्राइडे को निकल जाता था। 20 साल तक 20 साल तक मैं करता आप अप डाउन कर रहे थे इस केस को इस प्रोसिक्यूशन। केस के प्रोसिक्यूशन के लिए। सो दिस वाज द बिगेस्ट टेररिस्ट एक्ट इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। यस और आपके अचीवमेंट ये हुआ कि आपने 100 लोगों का कन्विक्शन। जी। आपको लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये अपने आप में कि 100 लोगों को भी कन्विक्ट किया गया हो? मुझे, मैं दावे से तो नहीं कह सकता हूँ, जी। लेकिन जहां तक इसकी मैग्नीट्यूड और इनॉर्मिटी ऑफ क्राइम देखा जाए जी। तो ये न्यूरेनबर्ग ट्रायल से भी ज्यादा थी। हाँ। तो क्योंकि एक्चुअली ऑडियंस को पता नहीं कि न्यूरम्बर्ग ट्रायल क्या है, तो इफ यू कैन जस्ट एनालाइज बोथ द केसेस आप। देखिए, न्यूरेनबर्ग ट्रायल जो चली थी सेकेंड वर्ल्ड के बाद, जी। तो उसकी ट्रायल के लिए भी स्पेशल कोर्ट हुआ था। हम्म। लेकिन जहां तक इस ट्रायल ने 13-14 साल में जेल में था। जी। मेरे लाइफ के 13-14 ईयर्स ऑर्थो रोड जेल में गए ये इस केस की वजह से। और थोड़ा जेल में गए जेल में गए क्योंकि उन्होंने कोर्ट बना दिया उसमें। तो 2007 में जी। ये केस खत्म हुई, 2006 और 7 में, और तुरंत 26/11 को बम्बई का अटैक आ गया के साथ का। हाँ।
तो तुरंत मुझे ही वो चलाना पड़ा ऑर्थोडोर में। अच्छा, यानी मेरे जिंदगी के 14 साल मैंने ऑर्थोडोर जेल में गुजारे ना केस से। 14 साल आप ऐसे गुजारे आपने, एक केस खत्म होते ही आपने फिर से ऐसे केस हो गए। तो न्यूरेमबर्ग ट्रायल से ये ट्रायल बड़ी थी इसलिए जी, क्योंकि 123 आरोपी के खिलाफ ट्रायल चलाना था जी, और डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। जी। ये साजिश तो पहले दुबई में हुई थी जी, और साजिश के मुताबिक वो पाकिस्तान में गए थे, इस्लामाबाद जी, एयरपोर्ट ट्रेनिंग के लिए। और वहाँ कैंटोनमेंट जो है जी, जी, पाकिस्तान का ऑर्बिट ऑर्डिनेंस इंसान। फैक्ट्री, जी हाँ, जी हाँ, तो उस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इनको ट्रेनिंग दिया गया था जी। किस तरह से टाइम पेंसिल डिटोनेंट यूज करना, किस प्रकार से बॉम्ब लगाना। और वो आए थे 10-12, उसमें 3 शख्स ऐसे थे। जी। जब आरोपी को कुछ हमारे यहाँ के आरोपी को पकड़ा गया तब उसके पासपोर्ट जब बरामद किए गए तब उस पासपोर्ट से ये पता चलता था हम्म, कि 1 तारीख को दुबई एयरपोर्ट छोड़ना है हम्म, और फिर 20 दिन के बाद जी, वापस दुबई को आना है। ये प्रकार डिसएम्बार्केशन एंड एम्बार्केशन के एंडोर्समेंट था। जी, पर इंटरनेशनल इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक जी, पासपोर्ट को हर कोई जो उस कंट्री में जाता है शख्स हम्म। तो उसका ठप्पा लगाना पड़ता है, जी, अराइवल एंड डिपार्चर, अराइवल एंड डिपार्चर। करेक्ट। तो लेकिन 1 तारीख को वो तो चले गए और 20 दिन के बाद दुबई में आए, जी, सिर्फ दुबई का ठप्पा था, जी, बीच में कहाँ गए थे। इसका मतलब है जी। कि बीच में एक ऐसी कंट्री को उन्होंने विजिट किया कि जो कंट्री ने ये पूरी सावधानी प्रिकॉशन ली थी जी, कि अपना देश का नाम, कंट्री का नाम मत आ- अराइवल डिपार्चर ठप्पा लगाएगा नहीं, ठप्पा लगे। नो एविडेंस, यस। इसका मतलब क्या है? जी, इसका मतलब साफ ये है, इररेजिस्टिबल इन्फरेंस, जी, कि उस कंट्री का भी इसमें सहभाग था। जी, ये बात मैंने कही थी उस वक्त। जी, लेकिन क्या हुआ जब ये हमें पता चला हमारी छानबीन करने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, तो उन्होंने बता दिया कि जब हम 10 लोग 12 लोग गए दुबई से, जी, दाऊद इब्राहिम हम्म, had presided over that meeting जी, और टाइगर मेमन, बाकी के उनके भाई, 2-3 भाई, और ये सब गए थे। तो जाने के बाद जब उसको 2 लोगों को हमने माफी का गवाह बता दिया, उसको एश्योरेंस कि तुमको हम बता दें कोर्ट में आपको सब सच पे कहना पड़े। उन्होंने फिर बात सच कही कि वे हम गए, हमारे साथ में 2-3 शख्स ऐसे थे कि उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट उतरे हम, उसी वक्त उन लोगों ने उनकी आइडेंटिटी बता दिया, जी, तो हमको तुरंत विदाउट एनी एंडोर्समेंट आपको चला दिया गया, इमिग्रेशन पास किया। जी, तो इसका मतलब ये है हम्म, कि इनकी तरफ से पूरी प्रिकॉशन ली गई थी हम्म, कि कहीं भी उनका देश का नाम ना है। हम्म, और यही पाकिस्तान का 93 बॉम्ब ब्लास्ट में भी सहभाग था। हम्म, अनफॉर्चुनेटली, जी, अभी मैं किसी पे आरोप नहीं करता हूं, जी, लेकिन हमने पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं लिया अच्छा, क्योंकि चार्जशीट तो बम्बई पुलिस ने की, जी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो था जी, वो सीबीआई के तब था। जी, लेकिन ये मन में मेरे जरूर डाउट था हम्म, कि बॉम्ब पाकिस्तान में से ही इनको प्रेरित किया गया था। जी, जो साजिश हुई तो दुबई में हुई, राइट, कुछ वजह से पाकिस्तान का नाम रिवील नहीं किया गया, मुझे मालूम नहीं। लेकिन 26/11 में जी, जब मुझे कहा गया था उस हम्म, वक्त भी हम्म, कि आप सिर्फ कसब की, क्योंकि कसब ने सीएसटी स्टेशन पर ही अटैक किया था, जी, कसब तो होटल ओबेरॉय ताज में नहीं इन्वॉल्व था। तो उस वक्त एक सोच ऐसी थी हम्म, दिल्ली वालों की जी, कि कसब इज इन्वॉल्व ओनली सीएसटी अटैक हम्म, और कामा हॉस्पिटल, कामटेकर रेजिम तुम्हारी हाँ, काम टेकर करे सारस्कर, सारस्कर, जी, अबू इस्माइल और काम, ये कसब। जी, तो सिर्फ यही चार्जशीट करो भाई, जी, कौन सी, सीएसटी स्टेशन हाँ, और कामा हॉस्पिटल। उस वक्त जो भी थे दिल्ली वाले, उन्होंने कमिश्नर को सख्त सूचना दी थी जी, कि भाई यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट योर चार्जशीट ओनली 2 केसेस, हम्म, क्योंकि रेस्ट ऑफ द चार्जशीट तो मर गए ना जी, आरोपी, जी, तो क्यों तुम जन करे। और जैसे ही कमिश्नर पुलिस ने मुझे बताया है कि उस वक्त हसन गफूर थे जी, कि भाई दिल्ली तो ये कह रही है, हम्म, मतलब भाई ये बात सही है कि ये कसब सिर्फ 2 इसमें है, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो उससे धोखा ये है
कि हम साजिश कहाँ हुई ये हम प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कसाब का साथीदार जो अभी इसमें लो तो मर चुका है जी एनकाउंटर में। जी मेरा मानना ये था जी कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम्म। क्योंकि वी आर आइसोलेटिंग देन पाकिस्तान फ्रॉम द होल केस। ओके यानी पाकिस्तान को हम निकल रहे हैं, क्योंकि साजिश तो हमारे यहाँ नहीं हुई ना, जी ये बाहर से लोग आए, बाहर से लोग आया ये तो पक्का था। करेक्ट तो उनका कहना था कि दिल्ली तो ऐसे कह रही है, मतलब भाई दिल्ली कह रही है तो दिल्ली की सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, तो हमें जो चलना है, So you disagreed with the central government about the stance? हाँ, फॉर लीगल रीजन। जी मैंने कहा कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान को छूट मिलती है, जी वो बोलेंगे, और साजिश भी नहीं इम्प्रूव कर सके। और वो बच कसम जाएंगे कसम सिर्फ अकेला जिंदा है, हाँ साजिश के लिए 2 व्यक्ति चाहिए। करेक्ट जी विद डिसीज तुम कैसे कहोगे कि 2 लोगों ने साजिश की, सही क्या सबूत है? तो मैंने कहा कि ये भी हम होटल ओबेरॉय, नरीमन हाउस, ये सब, तो आपको प्लान था कि पाकिस्तान अपना दामन बचा के निकल न जाए हाँ, मेरा यही क्या मानना था। जी जो असली गुनेगार जो 93 में मैं साबित नहीं कर पा रहा था, हाँ मतलब ये मौका अच्छा है हमें ठोकने का है, अच्छा और हमने ठोक दिया। और देखिए बड़ी बात यह है जी कि पाकिस्तान ने भी आज कभी नकारा नहीं कि भाई साजिश नहीं हुई। अच्छा पाकिस्तान ने भी कभी ये सवाल नहीं खड़ा किया कि कसाब को न्याय नहीं मिला। लेकिन हमारे देश में अभी जी कुछ लोग कहते हैं, जी क्या कहते हैं क्या कहते हैं आपको पता है क्या कहते हैं? कि कसाब को न्याय नहीं मिला नहीं नहीं, कसाब को न्याय नहीं, हाँ साड़ेस्कर कामटे का जो मर्डर हुआ वो कसाब के फायरिंग में से नहीं हुआ है, हाँ मालूम है ना? आई नो ऑफ कोर्स वो कंट्रोवर्सी शुरू कर दी थी। यस यस देयर इज सम अदर ग्रुप उन्होंने बुक भी लिख दी किसी ने हाँ, तो लिखते हैं। अभी देखो हमारे यहाँ स्वातंत्र है, जी फ्रीडम है, पर फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बकते जाओ, जी तो क्या करें, हमारी डेमोक्रेसी है, हम चलाते हैं। तो आप इस्लामाबाद भी गए थे इस वक्त, तो किसी ने आपकी ट्रायल में आपके ऑफिशियल नहीं इस्लामाबाद में बैठ के नहीं, निकाल साहब- ऑफिशियली गए थे, हाँ। ऑफिशियल डेलीगेशन, हम 4 लोगों का ऑफिशियल डेलीगेशन गया था, जी 7 दिन हम थे, जी और पाकिस्तान ने भी एश्योरेंस लिया था कि हम पूरी उनका प्रोटेक्शन देंगे। दिया तो उन्होंने बिल्कुल दिएगा, उनके बड़े बड़े गार्ड हमारे साथ में थे। ये तो वादा निभाते ही नहीं है वो जो बिहार अटल बिहारी वाजपेयी वो गए तो- थे वो तो इन्होंने मेरे माँ, और डर तो मेरे माँ को भी था हाँ कि भाई वो मार देंगे, क्योंकि उन्होंने बेनजीर भुट्टो का क्या किया। हाँ हमारी जब पीएम गए थे तब वो भी खतरे में थे वहां पे एक बार गए थे जी तो ये ऐसा होता है। आप चले गए तो आप डरे नहीं वहां पे नहीं, मैं डरता नहीं, मेरे साथ में और 3 गवर्नमेंट ऑफिशियल थे और मैं लॉयर था। अच्छा तो वहां का हमने इसलिए हमें भेजा गया था कि भाई जो पाकिस्तान में ट्रायल चल रही है उसके बारे में जानकारी लो, क्या कर रहे हो। अच्छा हमारा ये मानना था कि हाफिज सईद, जकीर रहमान लकी, उनको लगाओ, क्योंकि वो तो मेन है। तो लोग ट्रायल कर रहे थे या खाली मजाक कर रहे थे वो तो उन्होंने बताया कि नहीं, हाफिज सईद, जकीर रहमान उन्होंने अरेस्ट ही नहीं किया, अरेस्ट ही नहीं किया हाउस अरेस्ट तो किया था उसको वो बाद में छोड़ दिया। हमने पूछा कि वही तो हम मजाक कर रहे थे वो लोग ना मजाक ही कर रहे थे, बाकी क्या है। फिर हमने कहा भाई, वो बोले कि सबूत कहाँ है, जी यहाँ पे तुमने चलो सबूत वो एक कॉन्वर्सेशन उनका पूरा कंट्रोल रूम था दे वर गिविंग इंस्ट्रक्शंस ऑन द फोन सब कुछ देख करे है, पर वो सबूत की मांग कर रहे थे। और अजमेर फिर साहब अपने- का स्टेटमेंट था जकीर रहमान को चचा बोलते थे लोग तो हम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन में नहीं थे, अच्छा कसब का हम कबूली इकबाली बयान क्यों माने। जी तो फिर बाद में हमने डेविड हेडली की मैंने गवाही ली, आपने पता है, जी आप पता है मुझे मैंने यूएस से डेविड हेडली की गवाही ली। जी और मुझे एक बात अच्छी लगी कि वहां के अटॉर्नी जनरल ने कन्फेस किया जी कि भाई निगम साहब, हम आपके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स फॉलो करते हैं। अच्छा ये बड़ी अहम बात उन्होंने कही थी। जी सो लेते हैप्पी था सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हाँ, दे आर वेरी हैप्पी विद द सुप्रीम कोर्ट। आपके पर्सनल किसी केस में उन्होंने कोई खामी निकाली कुछ कहाँ के निकम साहब आपने ये केस अच्छा नहीं किया वो केस आपने अच्छे से हैंडल नहीं किया ये आपने ऐसा wrong- मैं मौका तो किसी को देता ही नहीं ना, अच्छा हाँ, तो खामियां कहाँ से मतलब आप गए हैं वहां पे और पाकिस्तान में कुछ ना कुछ असंतुष्टि तो होती है हमारे से वहां उन्होंने ये जरूर बात कही जी कि भाई आपने हमें क्यों नहीं जॉइंट इन्वेस्टिगेशन है। जी हमने जब ये सवाल किया उनसे, जी। भाई आप इनको पकड़े क्यों नहीं, जी हाफिज सईद, जकीर रहमान, जकीर रहमान जी हाँ क्योंकि वो तो साजिश करता है, हाँ वो तो मेन है। तो बोले सबूत क्या है, बोले सबूत तुमने सबूत नहीं दिए, बोले इंडिया ने। तो हम कैसे सबूत दे भाई, जी साजिश तो तुम्हारे यहाँ हुई है, जी साजिश हमारे यहाँ नहीं हुई है, सबूत तुमने ढूंढना चाहिए। करेक्ट हमने जो सबूत ढूंढे वो ओवरटेक के, जी होटल ताज, ओबेरॉय, नरीमन हाउस। आपको आश्चर्य होगा कि पहली बार दुनिया में जी हमने डेड बॉडीज की भी आइडेंटिफिकेशन परेड ली। अच्छा होटल ओबेरॉय के 2 दहशतगर्दी थे, जी। कसाब के साथी, जी नरीमन हाउस के 2 थे, जी ऐसे 10 लोग में 5 ग्रुप में बट रही है। जी
तो हमें डेड बॉडी 2 रख के, डेड बॉडी और 7 डेड बॉडी साथ में रख के, जी हमारे जो उस होटल ओबेरा ताज में हमारे जो आई विटनेस थे उनको हमने कहा कि आइडेंटिफाई करो आप। जी तो उन्होंने बराबर आइडेंटिफाई की कौन अटैकर था, क्या था। अच्छा तो इस तरह से पहली बार जी विश्व में जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिसीज जी उन्होंने पेल ये से पहले कभी नहीं हुआ आपका? कभी नहीं हुआ, अच्छा मेरे नॉलेज में तो कभी नहीं। जी तो इन्होंने 93 में आप नहीं कर पाए पाकिस्तान के खिलाफ में, आपने 26-11 में कर लिया आपने। तो यही आप बता रहे न्यूरम्बर्ग ट्रायल का जो 93 के साथ में जो कंपैरिजन था। न्यूरम्बर्ग ट्रायल बहुत चली थी, जी। बहुत काफी समय थे। जी ये थे। तो यू आर नॉट श्योर कि दिस नंबर ऑफ कन्विक्शन जो यहाँ पे हुए, हाँ। आई थिंक 100 लोग कन्विक्ट हुए 93 ब्लास्ट में। हाँ, तो- उधर कितने हुए थे वो पता नहीं, वो नहीं पता है। वो पता नहीं। तो आई थिंक ये सबसे बड़ी ट्रायल और सबसे बड़ा टेररिस्ट केस अपने आप में। तो कमिंग बैक टू दिस हेडली वाला क्वेश्चन जो बीच में रह गया था हमारा, जी, कि वो कैसे आपने उसकी गवाही ली है पाकिस्तान को, कैसे बताया आपने वो किसकी? डेविड हेडली की? डेविड हिडली की गवाही देखिए, जब पाकिस्तान ने कहा कि सबूत का है, आप इससे सिक्योर बात, जी उसके बाद मैं दिल्ली को गवर्नमेंट को बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर हम वापस बम्बई आए। बम्बई आने के बाद मैंने जब डेविड हेडली का न्यूज़पेपर में सुना कि उसने शिकागो कोर्ट में प्ली बार्गेन एग्रीमेंट किया, जी क्योंकि अमेरिका ने उसे 35 इयर्स की सजा दी जी और उसमें कंडीशन भी एक्सेप्ट कर ली कि डेविड हेडली को भारत में सौंपा नहीं जाएगा। प्ली बार्गेन में यह था कुछ से एडमिट कर लेता है आदमी, काश उसको रियायत मिल जाती है अदालत। दोनों पक्ष में, सरकार और आरोपी, जी कि सरकार कहती भाई तूने ये गुनाह किया है, हम तुझे फांसी नहीं देंगे, जी लेकिन कुछ शर्त तुझे कबूल करना पड़ेगा और हम तुझे कंसोलिडेट ये सजा देंगे। जी तो तय हो गया। तो ये ऑडियंस तो हमें चाहे उनको खाली प्ली बार्गेन क्या है वो पास प्ली बार्गेन अमेरिका के कानून के मुताबिक, अभी हमारे कानून में आ गई। हमारे कॉर्नर में आ गया। प्ली बार्गेन अगर आरोपी ये करता है जी कि भाई मैं गुनाह कबूल करता हूँ लेकिन मुझे सजा कम मिले, ये मिले, हम्म, अगर फांसी हो तो फांसी मत दीजिए, लाइफ उम्र दे, जी ऐसा। और डेविड हिडली का और अमेरिका का प्ली बार्गेन एग्रीमेंट हुआ, उसको 35 इयर्स की सजा हुई और उसमें कुछ कंडीशन रखी गई। जी तो हमने सोचा कि डेविड हिडली की गवाही दी जाए। ये प्रपोजल हमने उस वक्त जो पुलिस कमिश्नर उनको बताया। जी पुलिस कमिश्नर का मानना था कि अरे भाई डेविड हिडली ने भी बम्बई में पहले आके गए हैं, कैसा अटैक 26/11 के अटैक के पहले रेकी तो वही करेगा, रेकी तो उसने की है उसी ने और वही तो उसको लश्कर तोयबा को उसने दी है, जी तो ये भी गुनहगार है जी और उसकी हम गवाही कैसे लेंगे? उनका भी कहना लाजमी था। जी उन्होंने सही कहा था कि भाई इसकी गवाही हमें पब्लिक क्या कहेगी। जी मैंने एक कहा कि भाई चोरों को पकड़ना है तो चोर को ही भेजना पड़ता है, अच्छा अगर कांटा अपने निकालना है तो कांटा से निकाला है। जी अंग्रेजी में कहावत है, सेट अ थीफ टू कैच ए थीफ। अच्छा तो इसलिए हमने उनको कहा कि भाई उसको हम माफी दे देंगे, जी डेविड हिडली को डेविड को माफी दे देंगे। हाँ माफी देंगे। हाँ। तो बोले नहीं निगम साहब ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ मतलब भाई यहाँ आने वाला है क्या वो? हम्म, आने वाला में 35 इयर्स होने के बाद अपन लेके आएंगे। अरे मतलब यार वो कहाँ 35 इयर्स के बाद लेके आएंगे? far-fetched। तो फार पे वो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने उसको आरोपी करके रखा था। अरे मतलब कहाँ लेके आएंगे तुम यार, उसको नहीं आ सकता हो। और अमेरिका देने वाला है क्या उसको? वो तो उस वक्त कहते थे लोग कि वो डबल एजेंट करता था अमेरिका। ट्रिपल एजेंट था एक्चुअली तो। हाँ। जान दो उसके बारे में ये ISI सभी का एजेंट था वो। सभी के। जी और इतना ही नहीं तो अलकायदा का भी था। अलकायदा जी वो अमेरिका को पता नहीं था उसका, ऐसा कहते हैं लोग। सही है तो उन्होंने बात नहीं मानी। जी फिर मुझे लगा था कि चलो ये तो अच्छा प्रपोजल है, उसको ये पाकिस्तान को यही तमाचा मारने का अपॉर्चुनिटी है। जी फिर मैंने महाराष्ट्र के उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी फडणवीस जी उनको मिला। देवेंद्र जी को ये बातें पूरी मैंने समझाई कि भाई मुझे इसलिए इसकी गवाही लगे। उन्होंने कहा अरे बहुत बढ़िया, अच्छा आइडिया, क्योंकि पाकिस्तान का डायरेक्ट सबूत इन्वॉल्वमेंट ऑफ ISI जी ये डेविड हेडली ही दे सकता है। डेविड हेडली के पास सबूत है। तो बोले तुम्हारे पास तुम किस आधार पे कहते हैं? फडणवीस साहब का ये कहना था, तुम किस आधार पे कहते हैं कि उसके पास सबूत है? बोले साहब शिकागो कोर्ट में उसने सबूत दिए है, प्री बार्गेन एग्रीमेंट में, जजमेंट में मैंने पढ़ा। तो बोले तुम क्या चाहते हो मेरे से? मतलब भाई अजीत डोभाल से हमारी मुलाकात करवा दीजिए, फिक्स करवा दीजिए। जी तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है बिल्कुल। उन्होंने फिक्स करी मेरी अपॉइंटमेंट। मैं और अतुल चंद्र कुलकर्णी उस वक्त जॉइंट सीपी क्राइम थे, फिर वो NIA के स्पेशल डायरेक्टर भी बन गए। करेक्ट। हम दोनों दिल्ली चले गए। जी
दिल्ली चले जाने के बाद देखिए ये रेड डिवीजन कैसा रहता है। डोभाल साहब से हमने बात की, दोनों पहली बार, मैं तो ये कुलकर्णी साहब का परिचय था, जी मैं तो पहली बार मिल रहा था। डोभाल साहब बोले ये तो तुम्हारा लीगल मसला है भाई साहब, तुम ऐसा करो कि एनआई से मिलो, एनआई जी। के डायरेक्टर। जी हम एनआई के डायरेक्टर को मिले। जी एनआई के डायरेक्टर साहब का कहना था कि भाई वो हमने भी उसको आरोपी कर दिया है और हम इंतजार करते हो 35 ईयर्स के बाद उसको हम भी ला सकते हैं यहाँ, जैसे भी तहाउर राणा को लाया हाँ हाँ तो हम ला सकते बोले। जी मतलब भाई ला सकते हो तो उसको सजा कैसे तुम दे पाओगे, क्योंकि उसको तो ऐसी ही गुनाह पे सजा हुई है, डबल जीओ पार्टी होता है, जी। एक गुनाह के लिए दूसरा नहीं सजा। नहीं हो गया। हाँ हाँ तो उनका थोड़ा रिलक्टेंस थे अच्छा, एनआईए की तरफ से है। एनआई की तरफ से। जी। हमने कहा भाई अगर आपका नो निगेटिव उत्तर है जी हमें बता दीजिए, हम्म, हम एनएसए से बात कर लेंगे। जी तो बोले, मतलब मैंने डायरेक्ट पूछा हम्म, कि आपका ऑब्जेक्शन है। जी हमने अगर उसको गवाहदार एग्जामिन किया जी तो उन्होंने कहा नहीं ऑब्जेक्शन मेरा नहीं है। मैंने ठीक है फिर बाय बाय, हम नहीं मिलेंगे अभी, हम निकलते। फिर हमने एनएसए साहब को बता दिया कि उनका ऑब्जेक्शन नहीं। जी बोले ठीक है उनका ऑब्जेक्शन नहीं तो फिर आगे क्या चाहिए हेल्प। हमने कहा कि हमारी वॉशिंगटन में एम्बेसडर से मुलाकात करवा दीजिए, हम दोनों तुरंत जाएंगे जी और वहां से उनके अटॉर्नी जनरल से बात करेंगे यूएस की। जी हम गए, दोनों गए, 7-8 दिन के बेच तैयार। अच्छा और वॉशिंगटन के जाने के बाद हमने एम्बेसडर से कहा कि हमें अटॉर्नी जनरल से मिलना है। वो थोड़े हंसने लगे, बोले अटॉर्नी जनरल ऐसे थोड़ी मिलते इधर किससे। मतलब भाई किससे भी मिलाओ हमें, पर हमें मिलना है किसी तरह अथॉरिटी से मिले। फिर उन्होंने आई विल ट्राई, 1-2 दिन में उन्होंने ट्राई किया। फिर वो उनका डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो लीगल सेल एक्स्ट्राडिशन का देखता था उससे मिले। उसका पहला ये सवाल था व्हाई डू यू वांट टू एग्जामिन डेविड हेडली। ओके अभी देखो किस बार कई बार ऐसे हैं कि आप झूठ में भी मत बोलना लेकिन अपने पत्ते भी नहीं खोलना, करेक्ट क्योंकि अमेरिका थी वो। तो अगर हमने पूरे पत्ते खोल दिए जी तो मुझे डर इस बात का है कि अमेरिका नेगेटिव उत्तर दे सकती थी। हमने कहा कि हम साजिश के मुताबिक हमें साजिश प्रूव करना है जी और उसके बाद जो अबू जिंदाल लड़का पकड़ा है उसके बारे में। जी तो उनका कहना है कि वो तो जब अटैक चल रहा था, जब कंट्रोल रूम में ये डेविड हेडली नहीं था उस वक्त, उसको कुछ पता नहीं है। हमने कहा नहीं होगा पता उसको, लेकिन हमें साजिश का तो ये करना चाहिए। तो बोले डेविड हेडली का तुम क्यों, मतलब डेविड हेडली का कॉन्स्पिरेसी का क्या मैग्नीट्यूड है, इनॉर्मिटी कितना लार्ज है, ये हम प्रूव करना है। फिर उन्होंने कहा ठीक है विल ग्रांट यू परमिशन। जी ठीक है, हम वापस आ गए। उनके एफबीआई के लोग बंबई आ गए। जी वी हैड ए डिस्कशन टॉक विद देम। फिर यूनियन अमेरिका के टाइमिंग से जी सुबह हम 7 में यहाँ कोर्ट में बैठते थे, अच्छा यहाँ बंबई की कोर्ट में, और 1:30 बजे तक वो काम चलता था। अच्छा वीडियो लिंक से हमने डेविड हेडली की गवाही ली जी और डेविड हेडली ने फिर गवाही में सब कुछ बता दिया कि ईमेल क्या करस्पॉन्डेंस। जी एक ईमेल में उसने वैसे पूछा था उसके अदर लश्कर ऑपरेटिव को, जब हाफिज सईद को झकीर रहने को अरेस्ट हुई थी, जी तो डेविड हेडली पूछता है कि बड़े चाचा का क्या होगा अभी। अच्छा तो उसका ऑपरेटिव बोलता कुछ नहीं होगा, सिर्फ दिखाने के लिए उसको हाउस अरेस्ट किया। अच्छा फिर दूसरा एक ईमेल था छोटे चाचा का कब क्या होगा, जी उसने कहा और उसकी भी कुछ नहीं होगा, वो दोनों रिहाई उसकी होगी। तो हमने पूछा ये बड़े चाचा और छोटे चाचा किसको लिख रहा है। फिर उसने बताया हाफिज सईद और जकीर रहमान लगे। अच्छा और ये ईमेल करेस्पॉन्डेंस था। हमने कोर्ट में प्रोड्यूस किया, शिकागो कोर्ट में उसने प्रोड्यूस ही किया था। जी एक डायरी मिली, डायरी में लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, इनके टेलीफोन नंबर थे। बोले ये कौन है भाई, लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट मेजर, जनरल। तो ये आईएसआई के बंदे, अच्छा उनके उसके साथ ताल्लुकात था। जी तो इसका मतलब था कि पाकिस्तान का एक्टिव रोल 26/11 के हमले में था। जी ये पूरे डेविड हेडली की गवाही से साबित होता। जी
जो पाकिस्तान के अंदर हमारा कोई संबंध नहीं है, ये लश्कर तोयबा का है, ये एक गिरोह का है, ऐसा नहीं है. Impliedly supported by the Pakistan Army ISI people. पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी आर्मी. Yes. गवर्नमेंट का तो मैं नहीं कहूंगा, पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी और कहाँ सुनते एक में को. But an army state है, तो basically army Basically army state है. हाँ, तो the army rules the country. So That was an importance of that trial. जी. तो हम आते हैं थोड़ा सा अब अलग हट पे. अबू सालिम की ट्रायल आपने कंडक्ट की थी पुर्तगाल में. सो हाउ तो पुर्तगाल में नहीं की ये मैंने. जी अच्छा, पुर्तगाल में जो एक्सट्रेडिशन जो हुआ था, तो एक्सट्रेडिशन होने के बाद मैंने बम्बई में ट्रायल कर रखी. लेकिन गुलशन कुमार केस में तो आप थे. हाँ, बॉम्बे की गुलशन केस में थे आप. नदीम के लिए मैं गया था. हाँ, एक्सट्रेडिशन लंदन में. लंदन. तो वो केस क्यों एक्सट्रैक्ट फेल हो गया, एक्सट्रेडिशन क्यों नहीं हुआ वो? देखिए, बो स्ट्रीट मैजिस्ट्रेट में तो हम जीत गए थे. जी बो स्ट्रीट मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दी थी कि देयर इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस, जी. सख्रुद्दर्शन उसके खिलाफ हाँ सबूत है, जी. उसको भारत ले जा सकता है. ओके. ये तो बो स्ट्रीट. हम्म. नदीम ने अपील की. हम्म. नदीम का अपील में ये कहना था कि आई विल नॉट बी फेयरली ट्राइड इन इंडिया, क्योंकि मेरे रिलीजन की कारण. हाँ, बिकॉज़ मुस्लिम्स आर बीइंग इल ट्रीटेड इन इंडिया. ऐसा उसका कहना था. जी ये झूठ करने की, ये झूठा बोल रहा है नदीम जी. हमारे देश में. ये प्रूव करने के लिए हमने यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट पेंसे को लेके गए थे. जी पेंसे की गवाही हुई, जी. पेंसे साहब की. जी. अच्छा, लंदन के हाईकोर्ट में. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वहाँ गए थे. हाँ, वहां गए थे, हम लेके गए थे. क्या गवाही दी उन्होंने? उन्होंने कर दी कि भाई इंडियन जुडिशरी कैसी इम्पार्शियल है, इंडिपेंडेंट है, कोई ऐसी कास्ट, रेस, रिलीजन पे नहीं चलती. जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट है. जी. तो ये साबित करने के लिए बड़ी सभी ऐसे बोल चुके हैं ना. मतलब जब शूज स्कैम हुआ था तब वहाँ पे सदुद्दीन राय ने किया था. बाद में इकबाल मिर्ची के टाइम भी उसने कहा था कि यहाँ पे इनह्यूमन मुस्लिम्स को ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं, हाँ, इसलिए उनको एक्सप्लेनेशन नहीं. इंडिया में. लेकिन ब्रिटिश का क्या है, जी डिवाइड एंड रूल, ये तो पॉलिसी है. करेक्ट. तो इसलिए नदीम को उन्होंने भेजा नहीं. हमने कहा ठीक है, बाय बाय, यू बी हैप्पी इन लंदन. तो ये जो अबू सालिम की फिर जो ट्रायल जो थी, वो जो बॉम्बे में आया 25 साल के, उसमें आपको लगता है कि बहुत से केसेस उससे उसको आपको अलाउ किया नहीं गया उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए? फॉर एग्जांपल ओनली 8 केसेस. गुलशन कुमार में आप उसको. देखिए क्या है, एक्स्ट्राडिशन की एक प्रोसेस रहती है. जी अगर कोई गुनेगार जी भगोड़ा अगर वो किस देश में लगता है और हमारे उस देश का एक्स्ट्राडिशन रहती है, जी आपके दर्शकों के लिए मैं समझा रहा हूँ, जी 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 तो हमको एक केसेस देना चाहिए, लिस्ट देना पड़ता है कि ये केसेस में हमें चाहिए, ये केसेस में होना चाहिए. उसका भी एक क्राइटेरिया है कि कौन से केसेस में. तो वो केसेस के बारे में जितने केसेस दिए, उसके केसेस का वो फॉरेन कोर्ट जी उसको असेस करता है कि सबूत है कि नहीं. जी. लेकिन उसमें एक बड़ा फ्लॉ ऐसा है कि हमारा देश का भगोड़ा क्रिमिनल जी अगर दूसरे देश में जाता है, जी तो दूसरे देश का कोर्ट उनके कानून के आधार पर, जी हमने प्राइमा फेसी एविडेंस कलेक्ट किया कि नहीं, ये देखता है. ये गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि अल्टीमेटली वो भगोड़ा तो हमारे देश के कानून के मुताबिक चलने वाला है. जी हमारे देश के कानून के मुताबिक उन्होंने देखना चाहिए, वो नहीं होता है. जी सो देयर इज सम कॉन्ट्रडिक्शन, ऐसा मुझे लगता है. जी. जैसे मैं कहूँ कि 25 केसेस पेश किए थे आपने उसमें, तो उसमें उन्होंने नहीं सिलेक्ट किया. गुलशन कुमार केस भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उन्होंने. हाँ, तो मतलब माय पॉइंट इज कि जबकि इतना सेंसेशनल केस था और एक इतने बड़े इंसान की हत्या की उन्होंने, तो हाउ पुर्तगाल के कोर्ट. नहीं, गुलशन कुमार की मर्डर केस में वो रिजेक्ट नहीं की. हाँ उसमें उसने ये स्टैंड लिया. गुलशन कुमार केस में उसने कहा था कि उसको लेके जाओ, जी बो स्ट्रीट मैजिस्ट्रेट ने. जी. लंदन हाई कोर्ट डिड नॉट अलाउ. No, that is Nadeem. No, but I'm saying about Gulshan, about वो सालिम in Portugal. I think वो जो 8 cases हैं, जिसका that you can try him. हाँ, वो आपका बॉम्ब ब्लास्ट केस है, मनीषा का जो बाकी के केस में अजीत जवानी केस है, वो सब में है. देखिए, बाकी के केस प्रदीप जैन में, हो. सलीम के केस में जी. क्या हुआ, प्रदीप जैन के में लेके आए ना, प्रदीप जैन में आए, बट अबू सालिम. वही तो ट्रायल चला है मैंने. हाँ, तो वही मैं चाह रहा था कि वो 8 केसेस जो आपको खाली उन्होंने दिए हैं allowed. देखिए, बाकी के केस के फैक्ट्स मुझे मालूम नहीं है. जी जहां तक मैंने प्रदीप जैन की केस चलाई है, जी तो मर्डर की केस थी. जी अबू सालिम के साजिश में उसका नाम था जी और साजिश करता ऐसा कहना था जी. पुलिस का, तो उसके मुताबिक He was convicted in Pradeep Jain murder case, यस. bomb blast case also. नहीं, he had also convicted bomb blast case. अच्छा.
तो माय होल पॉइंट इज कि अब ये 25 साल के बाद बाहर आ जाएगा, क्योंकि आप लोग ये वचनबद्ध हैं विद पुर्तगाल गवर्नमेंट, क्या उसको 25 साल रखेंगे नहीं आपको? तो आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अपनी स्ट्रैटेजी में कहीं मिस्टेक कर दी है? नहीं देखिए, वो उसके बारे में वो तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, जी। मुझे उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं। अच्छा। मेरा काम जो मेरा फोलियो है जी। वो लिमिटेड रहता है, केस चलाना, जी। सबूत के आधार पर पैरवी करना, जी। अगर नहीं सबूत होते तो उसको कोर्ट को बता देना। तो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आप मुझे कुछ अपने इंटरेक्शन बताइए अबू सालिम के साथ, जो कैसे कुछ इंटरेस्टिंग इंटरेक्शंस हुए, हम थोड़ा वो जानना चाह रहे थे, अबू सालिम के इंटरेक्शंस कैसे थे? देखिए, कुछ वक्त ऐसे कुछ बातें ऐसी होती है, जी। इट्स नॉट फेयर ऑन माय पार्ट टू जी। डिस्क्लोज एवरीथिंग। हाँ, मतलब पर क्या है, एक बात कहता हूँ, प्रिविलेज कॉन्शियस ना बताइए। मैं कह रहा हूँ कि ई रिस्पेक्ट्स मी, जी। और ठीक है, मैं कोई भी केस चलाता हूँ कोई भी गुनहगार के खिलाफ, तो मेरा जाति दुश्मन है ऐसा मैं कभी भाव रखता नहीं, पहली बात। दूसरी बात है, मैं इस जड़ पे जाता हूँ कि इसने गुनाह क्यों किया, जी। क्या वजह थी, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस कमिटेड है, हम्म। और इनबॉर्न क्रिमिनल उसमें है क्या। जी। देखिए, अबू सालेम था, अनीस इब्राहिम का नजदीक था। जी। अबू सालेम, अनीस इब्राहिम बॉलीवुड के शोज करता था, जी। क्यों बुलाया था, तब बुलाता था एक्ट्रेस को, एक्टर्स को, सबको मालूमात है। जी। अबू सालेम भी उस वक्त था, फिर बीच में मोनिका बेदी से शादी कर दी, फिर अबू सालेम मोनिका को लेके चला गया। क्यों चला गया, ये सवाल आपके जहन में भी आते होंगे ऑफ कोर्स, यस। कि थोड़ा सा इमोशनल है। मोनिका छोड़ती है, अबू सालेम शादी करता है, अनीस इब्राहिम के क्वालिफिकेशन क्वालिटीज आपको पता है। He was eyeing Monica Bedi and वो Abu Salim escaped. ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। That's there. वो लोग Yes, yes, हाँ। yes. Logical deduction जो वही निकलता है। And then he escaped to US, अमेरिका चला गया, वहाँ Yes. समीरा जुमानी के पास रहा, फिर वहाँ से यूरोप चला गया। आप तो मैंने सब बात है। पूरी किताब लिखी है मैंने इसके बारे में। अब मालूम है, जी जी। you are a very good investigator. बट मैं चाह रहा था कि आप जो बातें बताते, आपसे सुनने का मजा था जो जितना अंदरूनी सत्य आपको मालूम है उतना हमें भी नहीं पता। आप ज्यादा हमारे सामने तो जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के पेपर बनाते आते हैं, जी। वही से हम बात कर रहे हैं। सही है सर। तो वही पे जानना चाह के एक दो कुछ, अगर कुछ इंटरेक्शन में मोनिका ने कुछ आपसे कहा या उस साल में कुछ कहा? देखिए, एक बात बताता आपको, जी। आपने कह रहे ना, जी। मैंने एक बार कहा हाँ। कि मैंने अबू सलीम से पूछा, मैं उसे हमें प्यार से अभया बोलता था। हाँ, अभया। अभया। तो उसको पहले गुस्सा आता था उस नाम से, फिर प्यार से उनको मालूम है कि भाई ये प्यार से कह रहे, कोई इंसल्टिंग नहीं है। जी। मैंने कहा कि अभया, मोनिका ने तुझे सचमुच तुझसे शादी की क्या? थोड़ा गुस्सा आ गया। क्यों? निकाह नवा दिखा दूं? मतलब यार इतना मत गुस्सा कर। मैंने कल बिग बॉस सीरियल देखी, मैं देखता नहीं, पर मोनिका काम करती है, बोले मुझे भी, मोनिका तो मेरे सामने कभी आई नहीं। जी। तो अगर अबू सालेम एक बॉलीवुड एक्ट्रेस अबू सालेम से शादी करते हैं, जी। तो कुछ तो है भाई। जी। करेक्ट। तो नेचुरल क्यूरियोसिटी, हमने वो बिग बॉस की सीरियल देखी, जी। तो उसमें मोनिका थी और एक शख्स था, जी। जिस शख्स के साथ जी। थोड़ी मजा मस्ती कर रही थी। स्विमिंग पूल के अंदर। वो अभी बातें छोड़ दीजिए। ओके। और ये तो बिग बॉस पे भाई ये आप कह सकते हैं, आप ये जानिए। जी। तो मैंने कहा कि दूसरे दिन मैंने जब देखने के बाद मैंने कहा कि अबे मुझे लगता है यार अभी वो तुझे भूल गई और तेरे से कुछ प्यार नहीं। बोले किस आधार पे कह रहे आप? बोले यार कहना, बिग बॉस सीरियल देखी और जो बातें देखी जी, वो कुछ मुझे अच्छी नहीं लगे। अच्छा, कल वापस देख लीजिए बोले और मुझे बात कीजिए। अच्छा। तो मतलब ठीक है। और दूसरे दिन सचमुच मैंने देखा, हाँ। तो जो शख्स था जी। और मोनिका जी। डिस्टेंस रख रहे थे। अच्छा। भाई ऐसा कहते हैं कि यार शूटिंग थी, किसी को मैसेज जाता नहीं, कोई पहुंचा नहीं सकता, हाँ। बट दिस इज हैपेंड। जी। उसे जेल में बैठ करके वो नहीं मालूम, मुझे मालूम कर दिया। वो इत्तेफाक भी होगा, संजोग की बात होगी, वो मालूम। सर वो प्रेडिक्ट कैसे करा? एक दिन पहले फोरकास्ट करा कि आप कल देख लीजिएगा अरे वो कहता है भाई, ऐसे लोग कि कल फ्लड नहीं करेंगे, कल वो लोग दूर दूर रहेंगे, और आप टीवी में देखते हैं वो लोग दूर दूर रहें। भविष्यवाणी कौन करता है सर? हाँ, ऐसा नहीं होता, कभी कभी संजोग से भी भविष्यवाणी। People orchestrate, sir. They don't. There is no coincidence. दिस इज अ रिपोर्टर टेलिंग मी।
देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सर। ऐसी कुछ और कोई अगर कोई घटना सुना सकते हो? देखिए देखिए जेल में भी रह के वो इतना खुद को तंदुरुस्त रखता, जी एक्सरसाइज करता। वैसा भी एक शख्स है, मेरे मैं नाम नहीं लेता उसका, जी पर वो शख्स भी बहुत खुद को, मुझे इज मोर देन द लॉयर एट सम टाइम्स। अच्छा जिस तरह सवाल करता है, जिस जवाब देता है, ये स्पेसिफिक क्वालिटी जो क्रिमिनल्स में जेल में रह के वो मेंटेन करते हैं। जी देखो जेल में रहना कोई आसान बात नहीं है, जी और जो शख्स, जो गुनहगार जो रहता है, जो द किंग जैसा बिहेव करता है हमेशा, और जेल में रहना, जी और उसी स्टाइल में साइकोलॉजी की उनकी डिप्रेस नहीं होती। जी मैं कोशिश करता हूँ उनकी साइकोलॉजी, मेंटल पीस थोड़ा डिस्टर्ब करने की, बात करने से, कोशिश करते हैं लेकिन कुछ असर नहीं गिरता। अच्छा असर असर नहीं गिरता। वो आप तो बड़ा But they never counter me or they never abuse me also. ओके मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अ, एक ट्रायल में मुंबई सेशन कोर्ट में घूम रहा था, जी और ये हमारे एसपीयू के लोग, स्पेशल प्रोटेक्शन जी हेड कैटेगरी रहने के, मेरे पीछे थे, जी और कहीं सेकंड थर्ड फ्लोर पे वही वो चला, पीछे रह गए। हम्म मैं चला गया अकेला। सामने से कयूम आ रहा था। अच्छा कयूम का नाम मालूम है आपको? जी हाँ मालूम है दाऊद इब्राहिम का ऑफ कोर्स शूटर, जो अब तो सज्जद कई बनता को है जिसने जी हाँ अनाम लाइसेंस पिस्तौल दिया था वो। जी तो उसके हमने रुक गया, उसके पीछे पुलिस थे, जेल में बंदी था। अरे निगम साहब रुक जाइए, क्योंकि वो मेरे बॉम्ब ब्लास्ट में केस में था ना, उसके जी। खिलाफ भी ट्रायल चला है। मतलब क्या तो क्या बात है? तो बोले सर आप ऐसा अकेला मत घूमते जाओ। हम्म मतलब क्यों, मारने का इरादा है क्या मुझे? हम्म मैंने मजाक में कहा, अरे नहीं साहब आपको ऐसा करना है, नहीं पर आप ऐसा मत करते। मैंने सच में पीछे देखा तो मेरे एसपीयू के लोग, प्रोटेक्शन वाले तो नहीं थे। अच्छा मतलब थैंक यू वेरी मच ऑन प्रिकॉशन। वो बाद में आगे वो बात छोड़ दी है। जी पर यू सी दिस रिस्पेक्ट यू हैव टू रिपोज इन द क्रिमिनल्स, और ये रिस्पेक्ट तभी आती है जी कि जब तुम उन पर हावी हो जाते हैं। अच्छा जब आप सत्य प्रूव कर देते हैं एस्टैब्लिश कर देते सत्य प्रूफ होते हैं देयर नथिंग और विदाउट ईगो ऑर्डर कुछ रखने की जरूरत नहीं। जी पर लेकिन एक बात भी सही है जी कि उनको हमेशा इस रॉन्ग इंप्रेशन में कभी नहीं लेके जाना कि भाई हम छोड़ देंगे, तो चिंता मत कर, ये करेंगे, ये तुम कभी करना नहीं। अच्छा तो हम बात करते हैं प्रमोद महाजन मर्डर केस की। दैट्स अ वेरी हाई प्रोफाइल केस। बीजेपी के बहुत बड़े लीडर थे वो। तो उस केस की भी ट्रायल आपने भी प्रोसिक्यूशन किया था उसके अंदर। तो बताइए ना वो कैसे केस हुआ था और आपने या सबको मालूम है यार, क्या बताएंगे? नहीं मतलब आपके दर्शकों को भी मालूम है। आप भूल गए होंगे सर, बहुत से कैसे जो भूल- नए जवान दर्शक हैं। देखो आप बहुत होशियार जर्नलिस्ट थे, आप ऐसा सवाल तो ये मुझे नहीं करेंगे। आई जस्ट वांट टू नो कि ट्रायल क्या पे चैलेंजेस कैसे थे और क्या फेस किया आपने? चैलेंजेस तो बहुत थे। जी प्रमोद फैमिली के अंदर ही भाई के अपने भाई के प्रमोद महाजन एक बड़ी हस्ती थी, जी और अचानक उनका भाई उनका मर्डर करता हूँ। जी लोगों के मन में, दिमाग में कई सवाल खड़े हुए थे। मीडिया ने कुछ सवाल खड़े कर दिए थे, जी और डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं थे, जी लेकिन जो भी एविडेंस था, जी तो सबूत आने के बाद वो भागा नहीं था, जी उसको तुरंत ये किया था। हाँ तो बट सगा भाई छोटा भाई प्रवीण अपने जाके अपने भाई को मार दे रहा है। हाँ, फैमिली के अंदर की बात है मतलब। तो मतलब वो बहुत से अंदर की जो सीक्रेट से लाइक बाहर आने लगे थे, इसलिए आपको उस ट्रायल में कुछ ऑब्स्टेकल्स नहीं पेश आए आपके? क्या कैसे आएंगे? कि मतलब कैसे आप उस केस में प्रोसिक्यूट करेंगे, भाई को क्या करेंगे? मुझे कुछ ऑब्स्टेकल कभी जो फैमिली इश्यूज थे कि भाई ने क्यों हत्या की? नहीं, फैमिली को मालूम होगा ना क्यों हत्या हुई। कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड क्या आया सर? नहीं, कोर्ट में यही आ गया वो प्रमोद महाजन का। क्यों कर दिया सर उसने मर्डर? प्रवीण शॉर्ट टेम्पर था थोड़ा, और क्यों शॉर्ट टेम्पर हुआ वो? नहीं, उसकी वजह तो मालूम नहीं। सर उन लोगों ने तो बाद में ट्रायल को इन कैमरा कर दिया था उन्होंने। नहीं, वो ट्रायल में देखिए इन कैमरा कर दिया, इसलिए कर दिया कि प्रवीण महाजन ने जो भी कुछ बातें बताई, जी प्रमोद जी की मिसेस का, रेखा भाभी का जो भी बात हुई थी, जी उनका भी एविडेंस हुआ था, जी इसलिए वो बाद में ट्रायल हमने इन कैमरा कर दी थी। हाँ और मुझे रेखा भाभी ने भी कई चीजें ऐसी बताई थी कि जिसके मैंने कहा था उनको कि मैं कभी किसी को डिस्क्लोज नहीं करूं, जी एंड आई एम फुलफिलिंग बेसिकली समथिंग टू विद कैरेक्टर ऑफ मिस्टर no, that has never come in light। जी वैसा तो कुछ So why प्रवीण suddenly lost temper? प्रवीण शॉर्ट टेम्पर था ही। कि वो बचपने से बड़ा होने के बाद में सडनली एक दिन अपने भाई की हत्या करने की सोच लेता है। देखिए प्रमोद जी की वजह से ही तो नौकरी पे थे, जी रिलायंस में वो नौकरी पे लगे थे। जी ही वॉज गेटिंग सैलरी जी फ्रॉम रिलायंस, और
देखो कभी कभी ऐसे शख्स होते हैं। प्रमोद ने पाल पोस के बड़ा किया था उसको, प्रवीण को। तो माय होल पॉइंट कि जब आदमी ऐसे रिलेशनशिप रखता है और यहाँ जब इतना बड़ा होने के बाद में ऐसा सडनली क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? महाराष्ट्र का नुकसान हुआ, प्रमोद जी की Of हत्या, course. ये महाराष्ट्र का नुकसान, महाराष्ट्र में नुकसान हुआ, क्योंकि वो एक राजकीय बड़ा नेता भी एक थे बहुत वरिष्ठ लीडर और वरिष्ठ और छोटे गांव से आए थे, बड़े होके आए थे। जी। शिवसेना बीजेपी का जो गठबंधन है वो उनकी वजह से बना है। हाँ। जी उस वक्त तो उनका नाम था ही, जी और वेरी गुड ओरेटर जी। प्रमोद जी के बारे में तो बहुत ही। तो हम मुझे खाली जानना चाहते हैं कि उसमें आपको कुछ अड़चने, कुछ डिफिकल्टीज हुई जो उस केस के अंदर, उस ट्रायल के अंदर, जो आप जो भी डिस्क्लोज कर सकते हैं। वाज जस्ट ट्राइंग टू, नहीं, वैसे कोई अड़चन हमें नहीं हुई। ऐसे कोई नहीं नहीं, मैंने तो ओपनली केस चलाई ना, आर्गुमेंट हमने ओपनली। सो और देखिए लॉयर और क्लाइंट्स, जी इसमें एक बॉन्डिंग रहता है जी कि मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर होने के कारण हर विटनेस जो भी कुछ राज की बात बताता है जी तो हमें राजी रखते हैं उसको, जी। कभी सोच नहीं करता। तो लेकिन आप प्रोसिक्यूट कर रहे थे तो कुछ नए तथ्य सामने आए होंगे आपके तब। जो तथ्य पब्लिक के सामने आए, जी जिसे ओपनली मालूम है, हाँ हम वही है। वी डोंट वांट टू डिस्क्लोज मोर बियॉन्ड दिस। नहीं, डिस्क्लोज का संबंध नहीं है। देखिए मैं ऐसा कुछ छोड़ूंगा नहीं कि भाई तुम हर आपके दर्शकों के मन में कोई रहा कि निकम जी ने कुछ बातें छुपा दी है, कुछ बातें नहीं कहना चाहते, ऐसा नहीं है। जी तो ठीक है, हम अगले कहानी के बारे में पूछते हैं। ये गेटवे बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ था, ट्विन ब्लास्ट गेटवे जमीन जी। बाजार का, उसमें 4 लोग इन्वॉल्व थे, मतलब हनीफ, फहमीदा और उनकी 2 बच्चियां। 4 लोगों में से आपने कुछ लोगों के डिस्चार्ज की बात की थी आपने, डिस्पाइट बीइंग अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तीन ही लोग थे। जी देखिए हस्बैंड वाइफ, जी उनका रिश्ते से नेबरर कुछ तो जी था, जी। और एक उनकी एक लड़की। आपकी गलत इंफॉर्मेशन ये है कि 2 लड़कियां थी, 2 लड़कियां नहीं थी। एक छोटी बच्ची थी और एक बड़ी थी। नहीं नहीं नहीं, छोटी बच्ची को तो आरोपी ही नहीं किया था। अच्छा जो उस वक्त 4 लोग थे, जी। 4 में मैं वापस से भी क्या नाम उसका, फहमीदा, फहमीदा लड़का था, और हनीफ, मोहम्मद हनीफ हनीफ, and फहमीदा, उसकी वाइफ फहमीदा। फेमिदा, और जी। उसका दोस्त, दोस्त का नाम मुझे याद नहीं है। दोस्त का भी नाम है, अच्छा और जो दोस्त था वो, जी और ये बड़ी लड़की थी, जी। शी मस्ट बी अबाउट 19-20 years old। तो ये 4 लोग थे। अच्छा, they were the accused in this case. दे वर एक्यूज इन द केस, Okay. और दे वर एक्यूज इन द केस, और उस लड़की का इन लोगों ने गेटवे के बाहर के टैक्सी छोड़ दी थी, उसमें बॉम्ब डाल करके। 25 अगस्त 2003 को जी ये घटना हुई थी। अच्छा इट्स अ ट्विन बॉम्ब ब्लास्ट केस, जी गेटवे ऑफ इंडिया एंड झवेरी बाजार, जी ये दोनों बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जी। एट वन सेम टाइम। सेम टाइम जी और 25 का उन्होंने गाड़ी पार्क कर दी थी, जी और वह झवेरी बाजार में भी प्लान किए थे। जी पर ये जो बॉम्ब बनाए थे उन्होंने क्रूड बॉम्ब बनाए थे, जो उन्होंने घर में ही बॉम्ब किया था, उसके दोस्त ने। वो जोशवर की चाल में बैठ के। हाँ, जल की चाल जी। में बैठ के, जी और उसकी पत्नी का भी उसका सहभाग था। लेकिन जो बच्चे थे जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, उसका रोल एक ही था कि वो 24 अगस्त को माता पिता के साथ गेटवे ऑफ इंडिया को गई थी। जी तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का कहना था हम्म, कि वो रेकी की उन्होंने पहले, जी और इसलिए उसको या लड़की को भी बात मालूम थी मामला। हमने कहा कि ऐसा तुम तर्क नहीं निकाल सकते, जी क्योंकि सबूत उसका नॉलेज है लड़की को, जी ये कहा एक्सप्लेन नहीं होता है। हम्म, तो मैंने कोर्ट में फ्रैंकली कह दिया, चार्जशीट तो पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ कर दिया, मैंने कहा इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं, लड़की के साथ। लड़की के साथ, और उसको डिस्चार्ज किया। उसका नाम मुझे याद नहीं। जी उस लड़की को फिर कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया। तीनों को तो फांसी हो गई, जी तीनों लोगों को, जी। और लड़की को छोड़ दिया। अच्छा पर आप रिपोर्टर्स लोगों ने कहीं जिक्र नहीं किया। नहीं, ये करना बहुत जरूरी भी रहता है, इसलिए रह जाता है जी अननेसेसरी हमारे देश में कम्युनल फीलिंग्स कई बार जी स्प्रेड किए जाते हैं, जी। तो उसके लिए जरूरत था कि किसी की तारीफ करने का सवाल नहीं है। बिकॉज प्रॉब्लम ये कि आपके सारे अक्यूज मुस्लिम रहे हैं, और आप एज ए नॉन मुस्लिम, एज ए हिंदू, आपने सारे मुस्लिम ही अक्यूज को आपने अब तक प्रोसिक्यूट किया है। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने कभी किसी मुस्लिम की तरफ से हिंदूज को प्रोसिक्यूट किया आपने कभी? अभी 2 बातें बताता हूँ। जी आज भी मैं जी मुस्लिम के तरफ से केस चला रहा हूँ, जी अहिल्या नगर यानी नगर, जी। एडवोकेट शेख इनका मर्डर हुआ था, अच्छा नेवासा जी आप तहकीकात कीजिए। जी। तो आई एम स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अच्छा इन दैट केस, उसमें प्रोसिक्यूटिंग हिंदूज। अच्छा, व्हाई वाज शी किल्ड? नहीं, व्हाई दैट लॉयर वाज किल्ड। जी सी, वो नेवासा में गए थे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, और उनका झगड़ा कुछ था पहले से, जी और जो गुंडे थे जी उनमें 5-7 गुंडे थे, जी एक माइनर के
हाथ से उसको रिवॉल्वर की गोली मार दी, 3 गोली जी। मार दी जी। और उसका मर्डर किया था। अच्छा, कब का केस है ये? ये देखिए 5 साल हो गए सर, 5-6 साल अच्छा। नेवासा का। तो आई एम सी दिस पीपल, एडवोकेट पठान करके हैं, जी। वो मेरे पास आए, भाई आप केस चला, तो हम केस चला रहे हैं उनके। आखिर तक उनका विश्वास हमारे पर है और हमारा भी उन पे विश्वास है, और केस आरोपी अभी हिंदू है। अभी भी चल रहा है? हाँ देखिए, ये आप जो कह रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम, ये गलत है। नहीं, तो but फिर ये भी मैं बता रहा हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग माय ऑडियंस बिकॉज़ द होल थिंग इज कि उन लोगों ने जो सारे जो केस के साथ आपने जो पहली शुरुआत की जी। कि आप तो हमेशा मुस्लिमों के खिलाफ लड़े हैं, जी। ऐसा कोई नहीं रहता। जी। जो कानून का दुश्मन वो मेरा दुश्मन रहता है, जी। चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो हम्म। या मुस्लिम हो, कोई भी हो। तो वो हिंदू राष्ट्र सेना के लोगों जो आप प्रोसिक्यूट कर रहे थे, कौन सी केस? मोहसिन के मर्डर केस। हाँ, मोहसिन शेख के, हाँ, जी। वो आईटी का। हाँ, तो वो केस के बारे में मुझे कुछ बात जानकारी जी, उसमें आप विड्रॉ हो गए करते-करते मैं हाँ, उसकी भी वजह है, जी। ऐसा नहीं बैठा हुआ। जी। देखिए मोहसिन शेख की केस मुझे, जी। मोहसिन शेख के पिताजी, उन्होंने खुद चीफ मिनिस्टर थे पृथ्वीराज चौहान। जी। मोहसिन का मर्डर केस थोड़ा डिटेल बताया कि मेरे ऑडियंस जाने हो कॉन्टेक्स्ट में क्या था। डेट मुझे मालूम नहीं कि हाँ, कब इंसिडेंट हुआ। हाँ, व्हाई वाज लेकिन मोहसिन शेख ये लड़का आईटी में काम करता था, जी। उसका कोई संबंध नहीं था किसी से, हुँ। वो अपने ऑफिस ड्यूटी से घर पे जा रहा था। जी। ये कुछ तो भी हुआ बखेड़ा, जी। ये हिंदू राष्ट्र सेना के कुछ लड़कों ने जी। इसको मार डाला। अच्छा। That was a case, simple. Yeah. And there was a lot of agitation going on state. जी। And one fine morning, तो बहुत ही कम्युनल एंगल होगा उस चीज़ का ना कि हाँ, कम्युनल एंगल हुआ था, बिल्कुल जी। बिल्कुल हुआ था, जी। मैं मानता हूँ ना। जी। तो पहले तो ये बात साफ करना चाहता हूँ, जो गुनाह करता हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो, उससे कोई फर्क नहीं गिरता। जी। जो गुनहगार है गुनहगार ही है। जी। तो एक दिन मुझे दोपहर के वक्त में चीफ मिनिस्टर के महाराष्ट्र के उस वक्त पृथ्वीराज चौहान साहब थे, जी। उनका फोन आया, भाई उज्जवल जी ये ऐसा ऐसा घटना हुई है पूना में, तो आप ये केस चलाइए। तो मैंने यही कहा जो आपके मन में जिक्र है, जी। जो मैं कॉन्फिडेंसली कहता हूँ। आई एम जस्ट स्पीकिंग व्हाट पब्लिक माइट बी थिंकिंग नहीं मतलब नहीं ये नहीं, करेक्ट भाई, पब्लिक जी। नहीं, आप जैसे लोग थिंक कर सकते हैं कि पब्लिक ये थिंक कर रहे हैं, वैसा तो आम आदमी भी थिंक आई एम ब्रिंग द वॉइस टू द पीपल दैट्स इट। आई अंडरस्टैंड। जी। तो मुख्यमंत्री चौहान साहब ने मुझे कहा, जी। बोले उज्जवल जी ये केस हुआ है और आप मोहसिन शेख की केस उसके वजह से ना। मैंने कहा हाँ मैं चलाऊंगा, जी। लेकिन उनका कंसेंट की बहुत जरूरी है। जी। उनके पिता की, मोहसिन के पिता की। मोहसिन के रिलेटिव मुझे थोड़ी पता था पिताजी है क्या नहीं उनके, अच्छा। मतलब उनकी कंसेंट, उनके फैमिली को कंसेंट जरूर। बोले क्यों? उन्होंने सवाल किया, मतलब क्योंकि गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है ना केस जी। में, तो जी। मतलब ऐसा है कि उनका भी विश्वास मेरे ऊपर चाहिए। तो फिर हंसने लगे, उज्जवल जी ये बात कीजिए मोहसिन जी के पिताजी फोन पे। अच्छा। तो मोहसिन जी के पिताजी ने मुझसे बात की, तो मोहसिन मेरा निकम साहब हमारा पूरा विश्वास आपके और आप यही केस चलो, हमने यही रिप्रेजेंटेशन दिया है बोले मुख्यमंत्री को जी। मतलब आप चिंता मत करो मैं केस चलाऊंगा, अपना विश्वास है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल विश्वास। फिर मैं पुणे कोर्ट में गया, जी। उस वक्त उन्होंने बेल एप्लीकेशन किए थे, वो देसाई करके कोई आरोपी था। जी। तो कितने आरोपी थे हिंदू राष्ट्र सेना के? हिंदू राष्ट्र के 8-10 लोग थे आरोपी। अच्छा। जी। 8-10 लोग उसमें आरोपी थे। आरोपी थे। ओके। तो उनके सबके बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट किया, ये किया। आप रिजेक्ट करवा दिए उनके केस? हाँ उनके केस में मैंने बेल एप्लीकेशन आया, आर्ग्यूड जी। 10 बार में तो 10-15 बार तो पुणे में जाके आया बम्बई से, अच्छा। और हर एक का बेल एप्लीकेशन वो देसाई का, जी। ही वाज अ कैप्टन ऑफ दैट गैंग। अच्छा। तो क्यों हंस रहे हैं आप? कैप्टन ऐसा गैंग, बस कैप्टन अबू साल में नाम भी है। तो मैंने कहा ये गैंग सब जगह लग जाते हैं जी। तो ये होने के बाद उसके वकील ने मुझे छेड़ा, उनके वकील ने, उसका नाम तो अभी वो भी हिंदू वकील थे। अरे आप जिसकी दलील कर रहे हो उनका तो विश्वास आपके ऊपर नहीं है, अब आप क्या इतने जोर जोर से बोल रहे कि इसको ये कर दो, बेल रिजेक्ट कर दो, ये केस चलाओ। मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ, मेरे पर विश्वास नहीं हमारे लोगों का, नहीं हमारे लोग भैया हमारे क्लाइंट्स का, जिनकी रिक्वेस्ट की उनका भी। हाँ बोले, तो उन्होंने एक लेटर दिखाया मुझे, ये देखो बोले तुम्हारे खिलाफ लेटर है। बोले हाँ, मैंने लेटर देखा जी। वो लेटर एक सांसद ने, भूतपूर्व सांसद ने, उस वक्त तो सांसद थे, नाम पता है सर आप? मुस्लिम सांसद थे ना? हाँ मुस्लिम सांसद, तो नेचुरली चलो हुसैन दलवाई साहब थे, हुसैन दलवाई साहब एमपी थे। ओ तो उन्होंने एक लेटर लिया जी। अभी देखो उन्होंने भी बात की, उन्होंने माना मेरे सामने गलती हुई हमसे। जी। देखिए ये कब माना, जब पुल के नीचे से पानी निकल गया था तब, पहले नहीं मानता। जी।
तो पहले उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, पहले उन्होंने लेटर लिखा। लेटर लिखा। किसको और लिखा उसके- लेटर में? मुख्यमंत्री को। अच्छा। तो मुख्यमंत्री को लिखा कि, और उसके साथ एक रिपोर्टर। अच्छा, ये कैप्टन को पता चल गया, जब आपको नहीं पता चला? क्या? कैप्टन को पता चल गया कि ये लेटर मुस्लिम सांसद ने लिखा है सीएम को? हाँ, उसको आरोपी को, वकील को पता चल गया ना। चल गया। अरे वो तो आजकल तो लोग तो बहुत, ये निगम की अपॉइंटमेंट कैसी हुई क्या नहीं देखना तो किसी का भी फर्ज बनता है ना, बनता ही। वो तो देखते भाई इनके कोई वीक पॉइंट है। फॉर्चुनेटली हमारे पास कोई अप्रोच भी कभी हो नहीं सकता। अच्छा। तो जर्नलिस्ट भी मुस्लिम जर्नलिस्ट था और ये हुसैन दलवाई मुस्लिम एमपी थे, ये दोनों अगर सीएम के पास चले गए। हाँ, उस रिपोर्टर का भी नाम बताऊंगा मैं जी। इनामदार कुछ तो भी है, अंजुमन इनामदार है ना। अच्छा। अंजुमन इनाम तो कुछ तो भी है, मेरे पास सबूत है वो। अच्छा। ओके। तो तुरंत मैंने लॉ डिपार्टमेंट से तहकीकात की और उन्हें कहा हाँ लेटर आया है था ऐसा आपके ऊपर कि भाई आप हिंदू राष्ट्र लोगों ने आपके सत्कार के फैसिलिटेशन किया, फेलिसिटेशन किया है और आप बायस है, ऐसा है, ऐसा ऐसा लिखा था। मुझे दुख बहुत हुआ जी। क्या ये ऐसा कैसे कि अच्छा, लेटर तो इनके मोहसिन शेख के कुटुंब के फैमिली मेंबर से नहीं था। हाँ। ये इनका था। तो ये क्यों कर रहे हैं? तो मैंने कहा कि चलो मतलब बिल्कुल नहीं, हम चलाएंगे इनकी खिलाफ केस, या ऐसे फिर दूसरे मेरे माइंड ने कहा, मैं हमेशा विचार दोनों तरफ से करता हूँ। दूसरे माइंड ने मुझे कहा कि अगर ये छूट गए तो ये लोग तुम्हारे खिलाफ चिल्ला देंगे कि देखो हमने सरकार को बताया था कि अगेंस्ट मुस्लिम है, प्रो हिंदू है और ये इनका फेलिसिटेशन हुआ है जी। तो मतलब बेटर वे टू रिजाइन फ्रॉम द केस। मैंने रेसिग्नेशन भेज दिया। जी। मजे की बात, जब ये हुआ रेसिग्नेशन भेजा 1-1.5 साल के बाद, उस वक्त सरकार बदल गई थी कांग्रेस की। जी। ये बीजेपी सरकार आ गई थी। जी। देवेंद्र जी फडणवीस सरकार थे। जी। वो आए थे। ये लेटर मिलने के बाद उन्होंने लेटर देखा, उन्होंने मुझे तुरंत फोन किया। उन्होंने कहा अरे उज्जवल ये क्या कर रहे हैं, हमारे नाम पे तुम बिल फाड़ रहे। बोले हाँ। बोले कैसे? तुम रिजाइन करेंगे तो हमारे पर आरोप हो जाएगा कि भाई ये आने के बाद इनको हकाल जाए। तो ये थोड़ी है, मैंने रेसिग्नेशन दिया है। फडणवीस साहब ने मुझे दरखास्त उस टाइम की थी, नहीं नहीं आप ऐसा मत करो कि भाई ऐसा गलत इंप्रेशन जाता है। मतलब नहीं नहीं आई एम अ सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन। फडणवीस साहब को मैंने साफ बात बता दी। उन्होंने, आप किसी को बताएं, आपको किसी ने आरोप किया तो बताओ, उज्जवल जी को पूछो, उज्जवल निगम को पूछो क्यों राजन, मैं बताऊंगा। फिर ये कहने के बाद वो कुछ बोले नहीं। मतलब माय डिसीजन इज फाइनल, यू मे नॉट एक्सेप्ट माय रेसिग्नेशन बट आई एम नॉट गोइंग टू अपीयर इन दैट केस। ओके। मैंने स्टेट उनको कह रहा, बोले ठीक है मान लिया, उन्होंने रिजाइन कर दिया। ये रेसिग्नेशन के बाद और एक दूसरी पुणे में हड़पसर में हिंदू राष्ट्र सेना ने एक लड़की को मर्डर किया था। ये गैंग वाले दूसरे थे, हिंदू राष्ट्र वाले ये दूसरे गैंग। अच्छा। तो वो केस मेरी चल रही थी जी। उसमें आप भी उनको ही प्रोसिक्यूट, हिंदू राष्ट्र सेना को ही प्रोसिक्यूट कर रहे थे? हाँ, हिंदू राष्ट्र सेना को अच्छा। उसमें आजीवन कारावास उनको सजा हो गई 10 लोगों को आपके प्रोसिक्यूशन से? हाँ, प्रोसिक्यूशन से। ओके। और यहाँ ये छूट गए, मोहसिन केस में लोग छूट गए, सब छूट गए। जी। फिर मुझे आपके जैसे भाई साहब लोगों ने मुझे पूछा, ये बात हकीकत में बता रहा हूँ, कैमरा बता रहा हूँ। जी 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 जी। जैसे मैंने छोड़ी ये केस जी। उस तरह से ये तुम्हारा सोशल मीडिया से इतना प्रचार चल रहा था, निगम ने छोड़ दी केस, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। मुझे कई सवाल, जी, ये केस क्यों छोड़ी, ये कुछ क्यों छोड़ी। अभी भी कुछ लोग कह रहे ये क्यों, उनको तो मालूम नहीं रहता, दिमाग में तो पूरे नहीं है। कुछ पॉलिटिकल लीडर तो ऐसे ही है। तो उन्होंने फिर कहा जी, और जब मैंने मीडिया वाले ने पूछा कि निगम जी तुमने वो केस छोड़ दी, इस केस में तो सजा हो गई, अगर तुम केस में रहते तो सजा करवाते थे। वही तो अगर होते फेयर होती। हाँ नहीं, देखो फिर मैंने बोला अच्छा ये ऐसा आपको लगता है अभी जी, तो उस सांसद को पूछो जी, मैंने उसका नाम नहीं लिया था जी, उस सांसद को पूछो कि मैंने क्यों रिजाइन किया। जी, सांसद भी सुनेंगे तो उनको पूछो तुमने क्यों रिजाइन किया जी। फिर गोवा में और कुछ दिन के बाद उस सांसद से मेरी मुलाकात हुई। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि अरे उज्जवल जी सर आपने बहुत गलती की। हमने उसने बताया, इसने हमें आरोप पे हमने विश्वास रख दिया। मतलब पॉलिटिकल लीडर ने आरोप करने के पहले छानबीन करना बहुत जरूरी है। तुमने आरोप किए, अभी क्या कर सकते हो, मतलब अभी मैं नहीं कुछ बताऊंगा तुमको, खत्म मत। तो उस स्टाइल तो उनको ये किसने बताया जी, ये व्हाई ही फेल्ट सॉरी जी,
उनके वाइफ ने उनको बोला कि ये तुमने गलत किया है। अच्छा आई मस्ट अप्रिशिएट दैट लेडी, जी कि मैं उनको बहुत इज्जत करता हूँ कि अपने पतिराज को हम्म। उन्होंने सुनाया। जी ये पहली बार मैं एक चैनल पे कैमरा पे कह रहा हूँ, जी अपने पतिराज को उन्होंने सुनाया कि तुमने ये गलत काम किया है, जी। इस तरह से आरोप कर। तो लेकिन आपने कभी सोचा नहीं इस केस से फिर चले जाऊं और मैं कार्रवाई को कंटिन्यू करके उनको सजा दिलाऊं, क्यों भाई, ताकि जो गलत हुआ था वो मतलब खत्म, वो केस तो छूट गई ना, छूट गए, वो लोग निकल गए, तो they were released। रिलीज तो मोहसिन के साथ गलत हुआ ना सर, उसके उसको न्याय नहीं मिला, उसके पिताजी गुजर गए, वही तो क्या उसको न्याय नहीं मिला। क्या कर सकता था मैं, वो एक बेचारा सांसद के मुझे दुख सांसद के आरोप पे आपने देखिए, सांसद का आरोप नहीं है जी ये, तुम रिपोर्टर जैसे लोग जी इस प्रकार के गलत फहमी पॉलिटिकल लीडर को भी दिमाग में घुमाते हैं, क्योंकि वो सांसद ने मुझे कहा ना जी कि चलो मैं इनकी गलत फहमी में आ गया, हम्म। मैंने किया सच क्या गलत ये नहीं है। अरे प्रभु रामचंद्र के खिलाफ भी आरोप किया था, सीता के खिलाफ, जी तो प्रभु रामचंद्र ने सीता को तो छोड़ दिया था जी वनवास, मालूम है नहीं इसको? जी पता है तो क्यों छोड़ा था, अग्नि परीक्षा देने पड़ी सर। नहीं परीक्षा देनी पड़ी। जी अगर मैं नहीं वैसा करता था, अगर छूट जाते तो आप क्या बताते मुझे, अरे उज्जवल जी आप तो हमेशा केस में जीतते हो, साल ये केस में कैसे छूट गए। चलो, दर्शकों के मन में और सवाल खड़ा। तो सर मैं आपसे खाली एक लास्ट और सवाल कर लूँ, मुझे लगा मैंने बहुत समय ले लिया आपका। जी, इस 35 सालों में व्हाट वाज आपके लिए सबसे मेमोरेबल या सबसे अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस क्या होगा आपके? देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने कई केसेस चलाए महाराष्ट्र में, अभी भी चलाता हूँ, जी और लोगों को जो मुझे प्यार मिलता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी तरफ से मुझे प्यार मिलता है। जी ये प्यार, और दूसरी बात, कई ऐसे मामले चलाए, कई लोग पूछते हैं कि भाई तुम्हारे दिमाग में कौन से ऐसी केस है, जी और इससे मैं कहूंगा कि मेरे पर बायोपिक आ रही है। जी हाँ पे बायोपिक बन रही है। हाँ, Yes। बन रही है। जी जी तो कौन एक्टर्स में बनने वाले हैं आपके रोल में? राजकुमार राव, अच्छा और बन रही है कि बन रही है? नहीं बन रही है, मैडॉफ फिल्म्स प्रोडक्शन वाले हैं। अच्छा तो ये जब हुआ जी तब मुझे ताजुब क्या, यार वकील के क्या तुम फिल्म बनाओगे? तो उन्होंने कहा नहीं, हमको जो दिखाना है सच में, और रियलिटी स्टोरी ला के। जी ठीक है, मैंने लाओ भाई, तुमको लगता है तो अच्छा है। तो मेमोरेबल तो हर केस मेमोरेबल रहती है। समथिंग व्हिच you cannot forget, something that is always in your mind, जो आपको, मैंने कहा इतने सारे केसेस में कोई ना कोई ऐसा पर्टिकुलर चीज होती है जो आप कोई भूल नहीं पाते। तो देखिए, मटन बिरयानी की स्टोरी अच्छा कसाब के भी ऐसे मालूम है ना, नहीं मुझे बताइए, आप बताइए। मालूम नहीं कसाब के मटन के, नहीं ये आपने तो सुना तो होगा। मैंने सुना होगा, मैंने क्या सुना क्या सुना है? कि उसको मटन बिरयानी जेल में मिल रही थी और ऐसा कुछ था। देखो, ये आपका भी विश्वास हो गया। जी लेकिन मैं कसाब से भी तो बातचीत करता था जी हमेशा। जी और मैं कसाब को पूछता था, क्या रे कैसे ही चल रहा है तेरा जेल में, ये हमेशा दे रहे। वो मुझे बादशाह भी बोलता था, बादशाह। बादशाह, क्यों? क्यों उसको लगा, वो बहुत इंटेलिजेंट लड़का था, अच्छा और सब पुलिस सैल्यूट करते हैं मुझे, मैं बात करता हूँ कोर्ट में, मैं दलील करता हूँ, क्योंकि आई वाज ओनली द पर्सन प्रेजेंटिंग स्टेट। तो उसको लगता था, ये तो उसको पूरा नॉलेज था, डिफेंस क्या लेना, कैसे गुमराह करना। कोर्ट में भी किया ना, पहले कबूली इकबाल इंडिया, फिर मुड़ गया, फिर बोला मुझे बॉलीवुड का शौक है, बॉलीवुड देखने के लिए मैं फिल्म देखने के लिए आया हूँ। जी इस तरह की स्टोरी बनाता था। लेकिन कोर्ट में मराठी में और इंग्लिश में जो नहीं, इंग्लिश 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 में मराठी में। उसको समझ में आती थी उसको? हाँ? उसको अजमल को समझ में आती थी क्या कसास? हाँ हाँ, फिर अच्छा समझते थे उसको, सब समझ। अरे मराठी समझने लगी उसको। अच्छा हाँ, वो मुझे बोलता था, काय निकम साहब, काय निकम साहब। और जेल के उसके गार्ड की जी तो मराठी में उससे बातचीत करते थे। अच्छा कह रहे के साथ कैसा है तू? अब मराठी और हिंदी वैसे कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं, हाँ, ज्यादा नहीं है जी। ज्यादा नहीं। तो ये कसाब के बारे में, कसाब ने इकबाली बयान दिया। बादशाह आपके रहेगा, आपको बादशाह बोलता था? इकबाली बयान कोर्ट ने दिया और मोड़ लिया तुरंत दूसरे दिन। और जैसे मोड़ लिया तो एक दिन हम सीसीटीवी फुटेज जो सीएसटी के दिखा रहे थे कोर्ट में, तो मैं गवाहदार को पूछता था, क्या इसमें कोई लड़के, जो ये 2 लड़के हैं जो फायरिंग कर रहे हैं, शूट आउट कर रहे हैं सीएसटी में, इसमें से किसकी गोली से तुम मारे, मरे, लगे तुम्हें गोली, तुम्हारे रिश्तेदार को लगी तो और कौन रिश्ते मर गया तो मर गया दूसरा। तो बोलता था वो बुटका था ना, छोटा शॉट, उसकी गोली से। मतलब अच्छा, वो शॉर्ट आदमी पहचान सकते तुम? हाँ पहचान सकते। है क्या कोर्ट में? तो बोले हाँ, वो बैठा हुआ है, वो दिखा देते। तो इस तरह से होता था। फिर कसाब ऐसा मान नीचे करता था, और जैसे ही
ये हुआ हम्म। और जब राखी बांधी थी मेरे हाथ में हम्म। उस दिन दूसरे दिन, जी। तो कसम ने पूछा कि बादशाह ये क्या है आपके हाथ में बंधन, कोर्ट आने की जज के तरह। तो मैंने कहा भाई इसको रक्षा बोलते, राखी बोलते हैं, इसका ये होता है, ये होता है। ये तुरंत में जज आ गए, बहन की याद। जी। जज साहब तैलानी साहब थे, तैलानी साहब ने मुझे पूछा कि यस निका, कि व्हाट वाज द टॉक गोइंग ऑन। जज को मैंने बात ये दोहराई जी। कि कसम ने राखी के बारे में, हिंदू में राखी बांधते हैं ना बहन भाई को, तो इसके बारे में बोला। तो जज ने मुर्गों की बहन बहन क्यों बनते हैं ऐसा, फिर मैंने कैसा बोला था कि अभी जब जज को यह बात कह रहा था तब वो नीचे देखने लगा वैसा, और वो तो स्पेक नहीं पहनता था लेकिन ऐसा ऐसा कर रहा था। आपके मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल को भाई बहनों को लगा आपके मेरे जी। तो वो तुरंत जेल के बाहर चले गए भागते हुए, जी। और न्यूज फ्लैश कर दी। कसाब को बहन की याद आके रोने लगा। उस वक्त हमारे कोर्ट के सामने 10, 15, 20 ओबी वैन्स खड़ी रहती थी। जी। 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 और तुरंत ये ब्रेकिंग न्यूज, कसाब के आंखों में पानी। जी। फिर ये कैसे हुआ, हाँ। निकम जी ने क्या जिक्र निकाला, ये हुआ, ये आपके एंकर लोगों की कमेंट्री चल रही थी। जी। फिर उसके बाद वो चैनल पैनल डिस्कशन शुरू हो गया। देखो जी। कसाब रो रहा था, इसका मतलब इतना खुकार तो नहीं है, वो जी। तो इमोशनल भी है। जी। बहन की याद आ गई, उसको ब्रेन वॉश किया गया। जी। फिर कोई तो पैनलिस्ट बोला, चैनल पैनल वाला, कि अरे यार सरकार के ये तो फेल्यूर है, जिसने साजिश की उनको तो पकड़ के नहीं लेके आए, जिसका ब्रेन वॉश किया उसको पकड़ के लेके आया। और बड़ी बहादुर की कर रहे, बोले 1 साल की चलाएंगे, 1 साल पब्लिक। कसाब का इन्होंने इकबाली बयान था वो भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया निकम साहब ने। और बड़े बड़े दिल्ली के वकील कहते थे जी। कि ये क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। उनको क्या मालूम था कि कसाब ने क्या इकबाली बयान में बोला है कोर्ट के सामने। वो सिर्फ बोल रहा था मैंने नहीं कुछ किया, अबू इस्माइल ने किया, मैं तो पिक्चर के देखने के उसके साथ आया, मैं डेथ पेनल्टी मांग नहीं सकता था, क्योंकि वो तो बोल रहा है मैंने नहीं कुछ फायर किया। तो फिर ये शुरू हो गई। तो मैंने ये बाहर, जब मैं 5:30 बजे निकलता था कोर्ट के बाहर, तब मुझे हमारे इंटेलिजेंस के लोगों ने बताया कि बाहर ये एटमॉस्फेयर चल रहा है, क्योंकि वो लाइव कमेंट्री चल रही थी ना उस वक्त। तो ऑफ कोर्स क्या कुछ बड़ा इवेंट हुआ, जी। तो आंध्र प्रदेश की वो भी वैन थी, हैदराबाद की थी, ये बाकी के सारे मेरे भाई, सारे मेरे भाई बहन थे। हाँ, वो बड़े बड़े ओबी वैन थे, तुम्हारे भाई बहन से थे। तो मुझे ये बताया कि ये इमोशनल एटमॉस्फेयर हुआ। मतलब अच्छा, 5:30 बजे मैं निकला, तो बड़ा एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया था पुलिस लोगों ने, और वहां 20-25 बूम्स, और हमेशा मेरा वो लेक्चर होता था वहां, जो भी कोर्ट में जो किस्सा होता था। और मुझे भी लगता था कि ये देश का मैं प्राइम मिनिस्टर तो नहीं हूँ, इतने लोग पूछ रहे भाई वो भी बहन बीस, आप थे क्या नहीं पता नहीं। मैं था हाँ। of course, yes. तो यू मस्ट हैव आस्क्ड सम नॉटी क्वेश्चन, आपने भी कुछ नहीं फिर कुछ नहीं बता। I only ask nice questions for you. अच्छा। जी। पर I was always in print. I was never in अच्छा electronic में नहीं। अच्छा। जी। मजाक नहीं बोल रहा हूँ। जी। तो मुझे सवाल शुरू हो गए। वो उसके कान में, वो तो दिल्ली वाले बोल रहे थे ना, उनको तो दिल्ली था जी। कि ये पूछो निगम जी को। हाँ। तो कोई पूछ रहा था, अरे निगम जी ये तो फेल्योर है सरकार का, कसाब तो इसको तो आज रो रहा था। जी। दूसरा पूछ रहा था, मिस्टर निगम व्हेन यू आर गोइंग टू ब्रिंग दी कॉन्स्पिरेटर्स टेल अस दिस फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट। एक दो को मैंने झाड़ दिया, तो तुरंत फिर वो अरे नहीं वो इंसल्ट कर देता, बोले ऐसा मैं सुन रहा था। ये अच्छा सबके सवाल खत्म। हाँ सवाल खत्म। फिर मैंने कहा आज कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की। क्या कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की? तुरंत ब्रेकिंग न्यूज। फिर चैनल पैनल रात को शुरू हो गया, देखो कितना खुखार आतंकवादी है, मटन बिरयानी मांग रही है। और ये शुरू होने के बाद ये पॉलिटिकल लीडर्स, उस वक्त जो भी पॉलिटिकल अपोजिशन लीडर्स थे पार्टी, उन्होंने चलाया न्यूज कि सरकार उसको मटन बिरयानी दे रही है। ये इस प्रकार न्यूज घूमती थी। और बड़े बड़े नेता ने क्या है, आज की जो सभी लोग कहते थे कि सरकार उसको मटन बिरयानी देती जी। चाहे वो कांग्रेस वाले हो, चाहे वो बीजेपी वाले हो, चाहे कौन से भी पार्टी हो, सब लोग कह रहे थे। दूसरे दिन कोर्ट में जी। कसाब के वकील साहब ने ये कोर्ट को सवाल ग्रीवेंस कर दिया, कंप्लेंट कोर्ट को बता दिया
मैं रिकॉर्ड पे बात बता रहा हूँ कि सर मेरा ग्रीवेंस है। जज साहब बोले क्या ग्रीवेंस है? बोले निकम साहब ने कल बोला मीडिया को कि कसब ने मटन बिरयानी की मांग की। बोले कसब मेरा क्लाइंट है, कसब मेरे पास मांगेगा कि इनके पास मांगेगा? कोर्ट ने पूछा यस मिस्टर निकम क्या कहना है आपका? मैंने साहब कसाब को पूछ लीजिए ना। कसाब मतलब पाकिस्तान से आया है साहब। यहाँ तो कोई हम मटन बिरयानी तो देते नहीं है, लेकिन मटन बिरयानी खाने की अगर उसको इच्छा होती है तो उसमें एक फर्क है कि नहीं, लेकिन आपको पूछना जरूरी साहब, आप उसको पूछ लीजिए। अभी कसाब ये मैं जो स्पीड में बता रहा था समझ में नहीं पाया। कसाब का लगा कि मटन बिरयानी अपने को देने की बात चल रही है, इसमें कसाब ने मान नीचे कर लिया। अच्छा, कुछ बोला ही नहीं हो। अगर सचमुच कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की है क्या नहीं की है, ये सिर्फ कसाब को मालूम है और मुझे मालूम है जी। और मेरा कल्चर ऐसा है कि जो गुजर जाता है जी उसके बारे में कुछ पूरा नहीं कहना। जी। But the way you turned the tables on media on that day, यस amazing. बहुत बढ़िया। तो भाई सब लोग That's a master stroke. जो आपने गिफ्ट जो अटेंशन था जी। कि ये इसको लाया नहीं उसको लाया हाँ। नहीं, तुमने ये क्या, वो टर्न आउट हो गया। तो उसके आपके रोते हुए आंखें और बहन को मिस करना आपने मटन बिरयानी में दफन कर दिया उसको। एनीवे दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया निकम साहब आपका, आपने इतनी बेहतरीन और इंटरेस्टिंग कहानियां सुनाई हैं। आई होप यू ऑल विल लाइक इट। प्लीज कमेंट में बताइए आपको कैसे लगा, और अगर यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर निकम साहब प्लीज कमेंट में भेजिएगा। सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।